हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 इकोनॉमी सेक्शन का, जिसमें गाइस हम 2 आर्टिकल्स को कवर करेंगे जैसे हम कर भी रहे हैं, ताकि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ आ जाए। और आपको बहुत लंबी वीडियो गाइस नहीं बनाने का यही एक पर्पज़ होता है कि आपको बोर ना लगे, आप किसी टॉपिक से उब ना जाओ। ठीक है, अच्छा, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल इंक्लूजन इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। यानी कि गवर्नमेंट का ध्यान है कि जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो सबसे बड़ा काम ये करें कि सभी जितने भी हमारे जो ग्रास रूट पर भी, या आप कहो कि एकदम लास्ट माइल पर भी जो बंदा बैठा है, उसको भी हमें डिजिटली इंक्लूड करना है, उसको भी इंक्लूजन में लेकर आना है। अब सबसे पहले समझो आप ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई नई, कोई एडवांस, कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें लानी है, और उसको हमें, या अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग भी टेक्नोलॉजी है तो उसको कॉन्टीन्यूसली डेवलप करना है। यानी कि उसको 6G से कनेक्ट करना है, 6th जनरेशन से, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, TRAI, डेट इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने रिसेंटली एक पेपर रिलीज़ किया, कंसल्टेशन पेपर, जिसका नाम था डिजिटल इंक्लूजन इन द एरा ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आप जानते हो, एक वर्ल्ड है जहाँ पर डेली आपको पता है कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में। तो किस तरह से उस एरा में, इस तरह के एरा में डिजिटली इंक्लूड हुआ जाए, उसके लिए। अच्छा, इट एम्स टू एक्सप्लोर एंड एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका काम बेसिकली यही है, इसमें यही माना जा रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ों को करेंटली बेसिकली चेक करा जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को जिसमें ना आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को रैपिड एडवांसमेंट करो, साथ ही साथ आप क्या करो, सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को उसके अंदर ले आओ। MSME इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलरली बोला जा रहा है कि इसमें आपको टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल वो भी कर पाएँ, इसके अंदर उनको भी इंक्लूड कराना है। अब डिजिटल इंक्लूजन का एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा कि अगर आप डिजिटल इंक्लूजन कर गए, डिजिटल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, डिजिटल एक्सेप्टेंस प्लस डिजिटल लिटरेसी प्लस डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। यानी कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हो पहले आपका, ठीक है, आपको अफोर्डेबल कनेक्टिविटी अवेलेबल, आपको एक नेटवर्क मिले। फिर आपका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया लिटरेसी, अवेयरनेस आपकी क्रिएट हो। फिर क्या है अल्टीमेटली, कि आप ट्रस्ट, परसीव्ड और यूजफुल अवेयरनेस को लेकर आ सको। अब एक्सटेंड करेगा, ये सबसे पहला काम करेगा डिजिटल इंक्लूजन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जॉब मार्केट को एक्सटेंड कर देगा, हर इंडिविजुअल को जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। डेटा साइंस की फील्ड में, डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में, कह रहा अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी 2023 की, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, उसमें डेटा एनालिस्ट साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है कि 30 से 35% डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्हांस लर्निंग की बात की जा रही है कि डिजिटल इंक्लूजन, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी की सारी, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम हो जाएगा इससे। ठीक है, डिजिटल डिवाइड खत्म होने लग जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजीज़ है ऑगमेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की, इससे स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या होगा कि वो नए नए इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे, और वो एक मोर एक्टिव लर्निंग कर पाएंगे, मोर इफेक्टिव लर्निंग कर पाएंगे, मोर मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि लर्निंग उनकी और इफेक्टिव हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर आपको जाके ही पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप किसी भी जगह पर बैठे हो, अगर इतना अच्छा डिजिटल इंक्लूजन हो जाएगा तो आप किसी भी जगह पर बैठे हो, आप आराम से पढ़ाई लिखाई करिए। ज़रूरत ही नहीं है आपको आके अपने घर में या कहीं पर भी भीड़ भड़क्के में एरिया में आना, या जैसे कई लोग आते हैं दिल्ली के अंदर रहते हैं, वहाँ पे घर ढूंढते हैं, फिर रेंट पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइस उनके साथ क्रिएट हो जाती हैं, और फिर वो एक मीनिंगफुल प्रोसेस भी ना बन पाए। तो इसीलिए चाहा जा रहा है, यही किया जा रहा है कि डिजिटल इंक्लूजन की जाए। अच्छा, वर्क स्पेस को भी इंक्लूसिव बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल इंक्लूजन हो जाए, जिससे ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ जेंडर गैप क्रिएट करके दे। अब क्या है कि डिजिटल इंक्लूजन से आपका फायदा ही हो जाएगा, मेन एंड वुमेन दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भर भर के। फिर इसके बाद क्या है, बेटर पे एंड वेजेस हो जाएंगी आपकी, बिजनेस इनोवेशन होंगे, ओवरऑल वर्क प्लेस, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अर्निंग पोटेंशियल भी वर्कफोर्स का बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली आप काम करने क्यों जाते हो, ताकि आपको प्रॉफिट हो, अच्छी वेजेस मिले, अच्छी सैलरीज मिले आपको। हेल्थ केयर में इसका फायदा ये हो जाएगा कि हेल्थ केयर भी क्वालिटी का हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। आप आराम से क्लिनिकल सपोर्ट ले सकते हो, इन्फेक्टेड डिजीज़ केसेस पे मैप उसका कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ड्रग्स वैक्सीन को ट्रैक सप्लाई उसकी देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म, टेली कंसल्टेशन आप उस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, कोई भी पेंडेमिक हेल्थ लाइन ऐसा कुछ अगर है तो आप उसका ले सकते हो।
तो पेंडेमिक में ऐसा 1 मिलियन सोचो आप इसमें टच किया प्लेटफॉर्म में, इतने लोग इसके अंदर आए मेडिसिन का चेक करने के लिए। एमएसएमई की बात करें तो देखो, अगर एमएसएमई को एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में यूजफुल करा दिया जाए तो ई कॉमर्स उनका हो जाएगा। वो ई कॉमर्स के साथ साथ अपने से देखो अमेजोन क्यों आप यूज़ करना चाहते हो बाहर की साइट, अपना ही क्यों ना इंक्लूड किया जाए, और अपना ही हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारे पास हर जगह हर सामान अवेलेबल हो। कि रसगुल्ला खाने के लिए यू डोंट नीड टू गो पर्टिकुलरली कि जीआई टैग जहाँ मिला हुआ है बंगाल वहीं पर, आप सब जगह पर आपको आराम से सप्लाई हो, ऐसा कुछ सिस्टम ऑनलाइन क्रिएट हो जाएगा इस, वो भी हमारी कंट्री का, कि हम कहीं पर भी हमें अगर कहीं पर भी हमें कुछ ऐसा मैसूर का सिल्क चाहिए तो साड़ी वो हमारे पास क्वालिटी वेज में हमारे अपनी एप्लीकेशन से आए, हमें क्यों किसी दूसरे अमेजोन वगैरह को हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेकिन हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में डिजिटल इंक्लूजन से लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। कह रहा सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सेस। रैपिड पेस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बढ़ रहा है और जो उसकी हाई कॉस्ट है अडॉप्टिंग और ये सब करने की, इससे डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। कह रहा आप देखो 2021 में 49% यानी कि 49% इंडियन एडल्ट जो मैन ओन थे उनके पास स्मार्टफोन था, और देखो कितनी शर्म की बात है 26% सिर्फ वुमेन के पास था। और कह रहा है कि इतनी ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी, उसके बाद आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपका 5G नेटवर्क है वो भी उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपकी AI टेक्नोलॉजीज काम ही नहीं करती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, आपका फाइबराइजेशन नहीं हो रखा, यानी कि जितने भी रेडियो टावर्स कनेक्ट हुए हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के साथ कनेक्ट नहीं है ठीक ढंग से, जिसकी वजह से आपके इंटरनेट एक्सेस की क्वालिटी हैम्पर करती है। कह रहे 2022 में अफोर्डेबिलिटी का दिक्कत बताऊं क्या हुआ, कि जो कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन थे वो 35.91% है एवरेज ऑफ मंथली इनकम। सोचो आप, इतना चीपेस्ट इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन 2022 में अफोर्डेबिलिटी की बात, ये भी एक बात है कि बहुत ही कम रेशो है, लाइक 35.91% ही है खाली। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी हमारे यहाँ नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से डेवलप्ड और डेवलपिंग मार्केट में एक अच्छा खासा डिवाइड देखने को मिलता है। साइबर अटैक के लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ऑनलाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है, कोई लोग स्टॉक बुलिंग करना शुरू कर देते हैं, फिशिंग हेट स्पीचेस फैला रहे हैं, उसके लिए आप कुछ ऐसा करो। इसीलिए कह रहे हैं कुछ ना बैरियर्स हैं कनेक्ट करना, इंगेज करना और इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में, ये सारे बैरियर्स हैं। अफोर्डेबिलिटी, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी, बुलिंग करना, साइबर अटैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी, ये सारी हमारे देश में चैलेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड कई सारे पॉलिसीज पे काम कर रही है गवर्नमेंट, बट अभी भी ज़रूरत है कि हम कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन लेकर आएँ जिसमें डिजिटल इंक्लूजन अगर हम सच में चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव, यानी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टारगेटेड पॉलिसी को, उसमें गैप्स को ख़त्म करें। हम डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम क्यों नहीं चलाते हैं, हम सभी सेक्शन को क्यों नहीं अफोर्डेबल एक्सेस दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे इसी बात की है कि हाई स्पीड इंटरनेट हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 10% इंक्रीज़ हुआ है हमारा खाली जीडीपी में जो ग्रोथ होता है फिक्स ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन की वजह से। तो आप लगा लो कि जीडीपी और आपका कितना ज़बरदस्त डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स पे रिबेट है, कह रहा है कि ना मोबाइल सेक्टर की जितनी भी स्पेसिफिक टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं, उसको आप रिड्यूस करो। आप फीस जो डिस्करेज करते हो इंटरनेट यूसेज को, ये सब को, उसको थोड़ा सा देखो, डिस्करेज करो ऐसी चीज़ों को। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो मोबाइल डिवाइसेस पे लगाते हो वो थोड़ा सा रिबेट दो उसमें। स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन की बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी मिल के कोलैबोरेट करके जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो भी ऐसी डेवलप स्ट्रैटेजीज़ नहीं हो पा रही हैं और क्यों नहीं अडॉप्शन हो पा रहा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, वो ये सारे काम कर पाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। और आप देख रहे हो जब से ये रशियन यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से फूड इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल ही रहा है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का, इसने एस्टिमेट करा कि सीरियल एक्सपोर्ट्स को बैन किया गया कॉस्ट फार्मर्स को, इसको जिसका एटलीस्ट पड़ गया 45,000 करोड़ 2023 में। इसका एस्टिमेट लगाया गया है बैनिंग सीरियल का कॉस्ट कितना पड़ा फार्मर्स पर। अब इंडिया में इन्फ्लेशन देखो, सबसे पहले रिटेल इन्फ्लेशन की बात करो आप। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन हमारा है 6.83%, फूड इन्फ्लेशन हमारा 9.2%। अगस्त की बात कर रही हूँ 2023 तक। और ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकाला जाता है, इसमें हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग ये सब निकाला जाता है, पेन, टोबैको, फूड एंड बेवरेज का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और उसमें इतना ज़्यादा देखो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हाई फूड प्राइसेस का स्टॉक देख लो आप कितना, 45.9% रेट है। मेजर कंट्रीब्यूटर जो करते हैं, जो फूड इन्फ्लेशन कर रहे हैं, वो टोमेटो का तो देखा ही आपने, 120, 200, 250 किलो रुपये टमाटर खरीदे गए हैं। ठीक है, अनियंस की दिक्कत नॉर्थ दिल्ली में, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर ही बहुत टोमेटो की दिक्कत देखी गई आपने। अनियंस पर आओ अब वो भी महंगे, वीट राइस पर आओ महंगे,
स्पाइसेस पर आओ महंगे, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स आप जानते ही हो कितना ज़बरदस्त तरीके से प्राइस में इन्फ्लेशन आया इनके, क्या आप समझ रहे हो। अब वीट इन्फ्लेशन इस पार्शली, ये कह रहा है क्यों पार्शली है, ड्यू टू डोमेस्टिक फैक्टर, हीट वेव की दिक्कत, अनसीजनल रेन्स है। कह रहा है और बताऊँ इंटरनेशनल दिक्कतें तो हैं ही, रशियन यूक्रेन वॉर एक क्राइसिस है ही। अच्छा, अब जो फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में हमें अफेक्ट करते हैं इंडिया के फूड इन्फ्लेशन को, वो भी समझो आप। खाली ये मत देखो अभी फिलहाल क्या चल रहा है, आप देखो लॉन्ग रन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मॉनसून वेरिएबिलिटी तय है, क्लाइमेट चेंज क्योंकि हो रहा है, तो आप समझो उससे असर आएगा ही आएगा आपके एग्रीकल्चर पे। ग्लोबल को जो कमोडिटी प्राइस है उसको भी आप देख रहे हो, उसकी वजह से भी आप बढ़ रहा है। एमएसपी पॉलिसी, ये सारे फैक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंज रेट, आउटब्रेक ऑफ पेस्ट, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फूड इन्फ्लेशन पर असर डालते हैं। तो पेपर में आ सकता है डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे ना क्वेश्चन दे के आपसे पेपर में फूड इन्फ्लेशन के बारे में ही पूछ ले, तो याद रखना इन्हीं फैक्टर्स को लिख कर आओगे कि फूड इन्फ्लेशन स्पेशली जो खाने की महंगाई है वो इन 6 कारणों से ज़रूर होती है। मॉनसून की वेरिएबिलिटी, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, एमएसपी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, एक्सचेंज एंड फ्लक्चुएशंस, आउटब्रेक ऑफ पेस्ट या डिजीज जो फैल जाती हैं क्रॉप्स में, वो सब। अब गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं फूड इन्फ्लेशन के लिए। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सब जो है ना बैन, एक्सपोर्ट बैन लगाया। MEP जिसे कहते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है उसको इम्पोज करा। एक्सपोर्ट बैन आपका कहाँ कहाँ लगाया, वीट पे, ब्रोकन राइस पे, नॉन बासमती राइस पे। एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% लगा दी पर बॉइल्ड राइस पर, 40% एक्सपोर्ट डिवाइड जो होता है उसमें ऑनियंस पे लगा दिया। स्टॉक को लिमिट करने की कोशिश करी कि स्टॉकिंग लिमिट हो वीट ट्रेडर्स में, मिलर्स में। बफर स्टॉक रखना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। ओपन मार्केट सेल स्कीम चला दी गवर्नमेंट ने कि भाई जो बफर स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है ऑफलोड हो और सभी को एक जैसा मिले, एक जगह है ना। ओपन मार्केट सेल स्कीम लगाई, यानी कि फूड सिक्योरिटी स्कीम थी, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जहाँ पे फ्री फूड ग्रेन्स बांटे गए 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, उससे भी ज़्यादा बल्कि। फिर डायरेक्ट सपोर्ट था फार्मर्स को, यानी कि सपोर्ट दिया गया फार्मर्स को सब्सिडीज़ की फॉर्म में, उनको इनकम सपोर्ट दिया गया, प्रोक्योरमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। सप्लाई साइड मेजर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हेंस कर गई, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को ठीक करा गया, प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन, ये सारा ठीक करा गया। लेकिन कह रहा है उसके बावजूद भी कंसर्न्स पता है क्या है, आज भी फूड इन्फ्लेशन जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आज भी क्या देख रहे हैं, फार्मर की इनकम खत्म हो रही है, लॉस हो रही है। क्यों, आपने एक्सपोर्ट बैन करा, OMSS चला दिया, जिससे क्या हुआ, इस पूरे कलेक्टिव मेजर्स ने फार्मर की इनकम को कम कर दिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पॉलिसी बायसनेस है, मार्केट डिस्टॉर्टिंग पॉलिसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के फेवर में है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपेयर टू फार्मर्स डेट इज़ प्रोड्यूसर बेसिकली, उसके फेवर में ज़्यादा पॉलिसी बनाई जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन बेसिकली आपको फार्मर पे पड़ रहा है, जो कैसे अच्छा कर सकते हो आप। डंपिंग इफेक्ट का दिक्कत है, कह रहा है डंपिंग का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को इंपोर्टिंग कंट्रीज लेस देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। समझ रहे हो, यानी कि आप समझो मेरी बात को, आप डंप करने का मतलब क्या होता है, आपका मतलब ये है कि बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो है इंडिया में मान लो आपने उसका प्राइस कम रखा, बाहर की कंट्री में उसको ज़्यादा करके आप बेच रहे हो, ठीक है। तो डंपिंग इफेक्ट में ये होता है। तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन जो एक्सपोर्ट बैन लगाया, गवर्नमेंट सेलिंग लगाई, वो भी आपको दिक्कत कर रहा है। ग्लोबल रेमिफिकेशन में क्या है कि इंडिया लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, अब आपने राइस पे कर दिया तो फिर ग्लोबल प्राइस अफेक्ट करेगा उससे। सडन पॉलिसी चेंज करने से अल्टीमेटली इंडिया का रिलायबल एक्सपोर्टर वाली रेपुटेशन पर भी असर पड़ गया आपके। फिर हाउ टू बेस्ट मैनेज फूड इन्फ्लेशन विदाउट एडवर्स इफेक्ट, देखो ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आप जब ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, पॉलिसी मेकर आप होगे, आपको ना विन विन सिचुएशन वाले सोल्यूशन निकालने हैं, उस तक पहुंच रहे हैं। यानी कि आप ये समझो कि फार्मर को भी दिक्कत ना हो, आपकी कंट्री में कोई दिक्कत भी ना आए, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब ना हो, एक बीच का सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए वो कह रहा है कैलिब्रेटेड ट्रेड पॉलिसी लाओ, यानी कि जब प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी की जगह आप क्या करो, कैलिब्रेटेड वाली लाओ, जिसमें आप प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसको रोको और इम्पोर्ट ड्यूटी टाइमली रिडक्शन करो उसका। ये करने की ज़रूरत थी आपको, आपने पूरी तरह प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ले लिया, आपने बैन लगा दिया। बफर स्टॉक का मतलब है यहाँ पर ना वॉलेटाइल जो वेजिटेबल स्टेपल्स होते हैं, जैसे आपका टॉप है टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इसका बफर स्टॉक बिल्ड करो हार्वेस्ट सीजन में। इससे प्राइस जो फार्मर को मिलेगा वो स्टेबल प्राइस मिलेगा, इवन इन द ग्लट पीरियड जहाँ पर उसको दिक्कत भी आ सकती थी, ठीक है। स्टेबल प्राइस मिल गए उसको, स्टॉक सिस्टमेटिकली रिलीज करो लीन पीरियड में, ये ध्यान रखना है। जब डिमांड हाई हो तो कूल डाउन द प्राइस, सारा कैसे करना है ये ध्यान। फिर सपोर्ट करो इनकम फार्मर्स की, गवर्नमेंट को इनकम ट्रांसफर जो है PM किसान वाला जो है उसको 6,000 से 10,000 कर देनी चाहिए, ताकि उसका लॉस कम हो, पोटेंशियल इनकम जो उसकी लॉस हो रही है वो कम हो। फूड प्रोसेसिंग को डेवलप करो आप,
यानी कि प्रोसेस फूड को एक वाइबल सब्सटीट्यूट है कंज्यूमर्स के लिए जब भी प्राइस प्रेशर हो, वो शुरू करो। R&D करो आप, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो 0.4% ऑफ एग्रीकल्चर GDP इन ऑर्डर टू ऑगमेंट प्रोडक्टिविटी। तो आप क्या करो, इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो, आप इरिगेशन को बढ़ाओ, अपना एक्सपेंड करो अपने माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स को, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करो। आपको ये करना होगा, यानी कि एक तरफ प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए, एक तरफ डिमांड जो आ रही है उसको कैसे कैटर करना है, कहाँ पे कब कैसे क्या डिसीजन लेना है वो ध्यान में रखना है, और इम्पोर्ट ड्यूटी को किस तरह में रिड्यूस करना है, किस तरह में बढ़ाना है, ये आप टाइमली उस पर लो। आप टाइम ये मत करो कि आप रेपुटेशन ख़राब कर दो, आप राइस एक्सपोर्टर थे अब आपने बिल्कुल ही बैन लगा दिया, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली इससे हर तरफ नुकसान देखने को मिलेगा। तो कैलिब्रेटेड ट्रेड पॉलिसी अपनानी जरूरी है, ठीक है गाइस। तो ये सारे तरीके से आपको एग्जाम्पल लिख के अब बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक गाइस कल की क्लास में लेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी problem in the article or something like that, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.